हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू S4E ऑनलाइन क्लासेस। तो मैं आपका टीचर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में आप लोगों ने आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज व्हाट इज़ एन एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसके आगे हमने क्या करनी है, थ्योरम्स पढ़नी है, दैट इज़ गॉसेस लॉ पढ़ना है। तो इसके लिए इसका होना या आपको आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, व्हाट इज़ एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे आपके पास कोई एक एरिया है, मान लो ये दिस इज़ एरिया, इसमें से कोई एक स्मॉल पोर्शन जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हो स्टडी के लिए, ठीक है, उसे लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, डिनोटेड बाय DS। और DS वेक्टर से इसको डिनोट किया जाता है और इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो आउटवर्ड की तरफ रहती है। तो आउटवर्ड बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ऊपर को बना रहा हूँ। यानी उस सरफेस से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर रहती है और आउटवर्ड वाली साइड जो है वो रहती है, ठीक है। अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप इसको जनरल लाइन में इस तरह से करते हैं, ये सरफेस इनटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जो इसकी क्या देगा आपको, डायरेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, थोड़ा सा ये कंसेप्ट इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको बताना ज़रूरी था, इसकी जो है वो कंसेप्ट जो है आज हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दिया है। इसकी जो डायरेक्शन है वो एन कैप यानी यूनिट वेक्टर की कैप से आप लोग डिनोट करते हो। चलिए, नंबर 2 जो आपने टॉपिक जो मेन पढ़ना है, दैट इज़ योर व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपने पढ़ना है, जिसे आप फाई से डिनोट करते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ क्या? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी सरफेस से पास कर रही हैं, दैट विल गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैथमेटिकली अगर आपने लिखना हो तो मैं सीधे बोलूँगा फाई आपका होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। तो सिंपल से डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिस थ्रू अ सरफेस, ES के बराबर होना चाहिए इसको, ठीक है। हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि हम लोग यूज़ करेंगे इसके अंदर कंसेप्ट किसका, हम लोग सरफेस का, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी फ्लक्स हमने पढ़ लिया कि बेसिकली कुछ नहीं है, ये किसी भी सरफेस पे आप गिवन ऐसे कर सकते हो बाय द प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड एज द फ्लक्स। लेकिन बात ये आती है, मान लो ये तो वो कंसेप्ट हो गया जब आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में क्या कर दिया आपने, कोई सरफेस रखा हुआ है इस तरह से, मैं ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ लाइन्स इसके अंदर से पास कर रही हैं, तो इट विल गिव्स यू ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्योंकि आपको पता चल गया कि सरफेस अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो आउटवर्ड यानी इस साइड को, दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो दोनों के बीच में एंगल 0, तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो है फ्लक्स जो है आपका गिवन किया जाता है ES के बराबर। हालांकि हम आगे थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करेंगे, अब अपने ध्यान से मेरी बात को समझना है। अगर मैं ऐसा मानूं, ये वो केस है जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अलोंग द उसके लिया हुआ है, जो हमारा प्लेन है वो बिल्कुल सीधा है इस तरह से, इसके बीच से लाइनें पार कर रही हैं, तो आउटवर्ड में सरफेस एरिया भी बाहर को जा रहा है, तो ये ES बन रहा है। क्या हो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हो, यानी कि यूनिफॉर्म, ठीक है। अब जो चीज़ है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो अब स्ट्रक्चर, ठीक है, और ऐसा मानो कि इसके जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है और ये कुछ इस तरह से, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारे पास जो फ्लक्स होती है, अब हमें तो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर लेना है, अब थीटा एंगल बना रहा है, एक कंपोनेंट इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर को, दैट इज योर साइन थीटा, और एक हमारा कॉस थीटा, और कॉस वो वाला कंपोनेंट है जो क्या है, इस फील्ड को या इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है उसी से हमारा काम है। तो इस केस में उस चीज़ को लोग ऐसे लिख देते हैं,
दैट फाई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। तो हम इसको टोटली ऐसे ले देते हैं दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारे पास डेफिनेशन मिल जाती है दैट फ्लक्स अगर आपको निकालना होगा तो आपने क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकाल देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एलिमेंट की। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आप ध्यान से समझ पाओ तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस कंसेप्ट को मैंने क्यों पढ़ाया है इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि ये ज़रूरी बहुत है। हमने इसको गॉसेस लॉ में जो है वो एप्लीकेबल करना है। ठीक है, अच्छा अभी तक आपने ये पढ़ा कि अगर सरफेस एरिया जो होता है, सॉरी फ्लक्स जो होता है, ई फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर हमारे पास एक कोई सरफेस आ जाए जो क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, क्लोज सरफेस है तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। चलो मान लो एग्जांपल ले लो, ये मैंने बना लिया कुछ इस तरह से। ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो इसको क्रॉस करके जा रही हैं। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा बना रहा हूँ इसको समझाने के लिए, जैसे योर ई। ठीक है, अब ई इसकी है, इसमें से मैंने बना लिया एक हमारे पास सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड को और एरिया वेक्टर बिल्कुल इसको परपेंडिकुलर यानी बाहर को, तो मैंने ऐसे बना लिया इसको समझाने के लिए। यहाँ एंगल बन गया थीटा। बात वही आने वाली जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस केस में छोटा सरफेस एलिमेंट है तो छोटी फील्ड लगेगी, दैट इज डी फाई बोलूँगा इसको। तो डी फाई किसके बराबर होगी, अभी हमने पढ़ा भाई वो प्रोडक्ट होती है ई डी एस कॉस थीटा के बराबर। इस केस में अगर आप कॉस देख पा रहे हो तो आप इसको डी फाई को इस तरह से लिख सकते हो, ई डॉट डी एस, वेक्टरी फॉर्म में। ठीक है, अच्छा ये जो सरफेस है वो एक्चुअली बड़े सारे कंपोनेंट के वजह से बना हुआ है। हमने छोटा सा लिया, बहुत सारे हो सकते हैं एन टाइम, हमें तो टोटल फ्लक्स चाहिए। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना होगा आपको क्या करना होगा भाई, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग। ठीक, अब इंटीग्रेट करते हो तो क्या बनता है भाई, ये कैंसिल होता है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बन जाता है। ठीक है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, टोटल जो फ्लक्स है वो निकाल सकते हो। ठीक है, क्या हो अगर आपका सरफेस जो है वो क्लोज्ड हो तो इसका क्लोज्ड इंटीग्रल आ जाएगा। यार हाँ ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड। और क्लोज्ड इंटीग्रल क्यों जरूरी है, क्योंकि गॉसेस लॉ जो है वो हमेशा क्लोज्ड इंटीग्रल पर लगेगा। क्लोज्ड सरफेस होगा वहाँ पर लगेगा, अगर नहीं है तो आपको क्लोज सरफेस वहाँ बनाना होगा। क्लोज सरफेस बनाओगे तभी आपका क्या है वहाँ पर गॉसेस लॉ जो है वो लगेगा। अच्छा, आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा दूँ एक बार। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब नेचुरल सी बात है कि अगर आपकी डॉट प्रोडक्ट हो रही है तो आंसर जो है वो स्केलर क्वांटिटी में ही आएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सीखनी हमने, एसआई यूनिट क्या है इसका। अब एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से आपने मेरी बात समझनी है, इलेक्ट्रिक और डिस्टेंस, तो सीधी सी बात है यूनिट इसकी बन जाएगी वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर एक यूनिट बन जाती है, एक यूनिट इसकी और बन जाती है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ये भी आपने याद रख लेनी, दो यूनिट इसकी आपने याद रखनी है, दैट ऐसा यूनिट है वोल्ट मीटर एंड द सेकंड वन इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनवर्स। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे दूंगा आपको, देखिए ध्यान से। फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है, फाई जो है वो ई डी एस के बराबर है। ठीक है, यानी ई एस मान लो, जो आपका दिल करता है यू कैन जस्ट टेक इट अप। तो फ्लक्स का आपने याद रख लेना है, इसका फार्मूला जो है वो m इंटू एल क्यू इंटू टी माइनस 3 इंटू अम्पेयर माइनस 1, ये इसका डायमेंशन फार्मूला है। कैसे निकला है इसके बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये जो डायमेंशन है वो बना कैसे है। तो देखिए आप ध्यान से, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, ई इक्वल टू
कितना फोर्स है और कितना चार्ज है। देखिए ये कैसे निकाली, इसको याद रखना आपने। वी नो दैट F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी तो मुझे क्या करना होगा, F अपॉन क्यू करना होगा, वही मैंने किया है। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन MLT-2, फोर्स इक्वल टू M इंटू ए, मास इंटू एक्सलरेशन, मास का M आ गया, LT2-2 इसका आ गया, एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ का स्क्वायर आ गया। और यहाँ चार्ज की डेफिनेशन आपको पता है दैट Q इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो Q इक्वल टू Q इंटू करंट का अम्पेयर, T का टाइम। ठीक है, तो ये AT आ गया। अब इसको ऊपर लेकर गए तो हमारी बन गई डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही ईजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ तक था आपका फ्लक्स के बारे में। अब हम इसी फ्लक्स को लेकर आज आगे जाने वाले हैं। ठीक है, आगे जाने के लिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है दैट इज गॉसेस लॉ। ठीक है, तो गॉसेस लॉ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले आपको लिख दूं, इसकी एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम में जेके बोर्ड वालों को जो है वो आ सकता है ये, क्योंकि ज़्यादातर इसका क्वेश्चन आता है डिडक्शन ऑफ कूलम लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ, ये बड़े बार आता है, तो हम इसका भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, गॉसेस लॉ ने जो स्टेटमेंट दी है उसको आप ध्यान से समझें। ये क्या करता है, आपका रिलेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से, चलिए एक इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। बेसिकली ये कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी आपकी, ठीक है, थ्रू ए क्लोज सरफेस, देखिए ध्यान से समझ लें इसको, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, या फील्ड बोल सकते हैं आप लोग, एक्चुअली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ही बोलो आप लोग, फ्लक्स यानी फाई जो होगा किसी क्लोज सरफेस में, वो 1/ε0 टाइम उसके अंदर जितना चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो मैथमेटिकली देखिए आप इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से। मैथमेटिकली क्या होता है, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय ε0। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, यानी E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस जो होता है वो एक इमेजिनरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की आपकी बॉडी हो, हम लोग खुद बनाते हैं इसको और फिर निकालते हैं। और जो सरफेस आप लोग लेते हो स्टडी करने के लिए गॉस लॉ, उसे लोग क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। यार हाँ ध्यान से, क्या बोलते हैं उसे, गॉसियन सरफेस। ये भी अपने कंसेप्ट जो है वो ध्यान में रख लेना है। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हमने क्या करना है, अब निकालना है इसका प्रूफ। प्रूफ प्रूफ के लिए आपने क्या करना है, देखिए कंडीशन ध्यान समझिए। आपने एक स्फेरिकल चीज़ बना लेनी है, सरफेस। मैं कुछ इस तरह सर्कल, ध्यान से आप इसको समझ लें एक बार, ठीक है। कंसीडर हमने कर लिया एक स्फेरिकल सरफेस जिसके अंदर O जो है इसका सेंटर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस हमने R मान लिया। देखिए ध्यान से समझ लें, कैपिटल R, ठीक है। अच्छा, हमने ऐसा माना कि इस जगह पर क्या है, हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ से हमने एक सरफेस ले लिया जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ये रहा, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, बाहर को होगा, DS जिसे हम नाम देंगे, एरिया वेक्टर बाहर को आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह से बना लेते हैं, इसके ऊपर चाय निकालेंगे क्योंकि इसे क्या बोलेंगे हम, गॉसियन सरफेस। कौन सा वाला, स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। बहुत ही अच्छा, सब कुछ ठीक है भगवान की दया से। चलिए आगे, हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया एक आइसोलेटेड चार्ज जो कि प्लस क्यू है, जिसे आपने क्या किया, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर निकलने वाली है प्लस क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट पर, वो किसके बराबर होगी,
भाई वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव से बाहर, तो मैं कुछ इस तरह से बना लूँगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो बाहर को जा रही है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से जो है वो बाहर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, ds एलिमेंट बाहर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, p एंगल हो गया 0। तो इस सरफेस की वजह से उस हमारे पास जो फ्लक्स बनेगा वो d फाई होगा, और जो d फाई होगा वो किसके बराबर होगा भाई, d फाई ऑफ E इक्वल टू हमारा वही जो हमने पढ़ा था भाई, वो तो E डॉट ds के बराबर होता है। तो उसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, E ds cos थीटा। इस केस में जो है E ds दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो cos 0, यानी फील्ड आ जाएगी आपकी E ds। मेरी बात को समझ लगी। अब देखो ये जो सरफेस होगा इसके अंदर बड़े सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स होंगे। अगर ऐसी बात है तो हमें गॉस लॉ लगाना होगा। फ्रॉम गॉस लॉ ने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है आपका वो भाई क्लोज सरफेस का E डॉट ds के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हालांकि ये चीज़ हमें प्रूव करनी है तो मैं इसको लिखूंगा नहीं यहाँ पर, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये है गॉस लॉ की स्टेटमेंट। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नोन है, सरफेस एरिया में नहीं पता, ds लिखूंगा इस तरह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, याद कीजिए जब सिंगल चार्ज हो तो कैसे निकालते हैं। हाँ, दैट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल चार्ज इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय उसका डिस्टेंस, तो r² डिस्टेंस आ गया उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वही वैल्यू तो आ गई हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई वो कुछ इस तरह से आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r² इंटू सरफेस एलिमेंट। देखिए आप लोग ध्यान से, सरफेस एलिमेंट इसका क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r इंटू स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब कुछ सेट चल रहा है भगवान की दया से, डिफरेंशियल इसके साथ कैंसिल होगा तो सरफेस एरिया क्लोज का 4 पाई r² हो जाएगा। 4 पाई कैंसिल, r² कैंसिल, पीछे क्या बचा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो था हमारा प्रूफ, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। बिल्कुल छोटा, हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ले लिया जिसमें हमने +q चार्ज रखा है, आइसोलेटेड चार्ज अंदर रखा हुआ है, छोटा सरफेस लिया सर जिसमें आपने एरिया वेक्टर जो है शो किया, और हमने बताया कि +q से जो फील्ड है वो बाहर को जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, तो हम बोलेंगे छोटे से सरफेस की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है वो इसके बराबर है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि E और ds के बीच में एंगल जो है वो 0 है, तो E ds बन जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन गॉस लॉ ने क्या कहा, फाई ऑफ E इक्वल टू जो होता है वो क्लोज इंटीग्रल होता है इन दोनों के बीच का। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नोन होगी वो बाहर निकाल ली, फाई ds लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्लोज इंटीग्रल हो रहा है इसका, तो लेकिन सरफेस एरिया उसका स्फीयर का निकाल के आपने आंसर कर दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मज़े से हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसी की वजह से जो क्या है आपका जो जिसे आप लोग कहते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ है वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसकी एक एप्लीकेशन है जो हम आज करेंगे ही करेंगे, वो इसी के साथ हम लोग आज ले जाएंगे आगे। तो फ्रेंड्स आपने ध्यान से समझना है, एप्लीकेशन ये है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखूंगा एक्चुअली मैं, इंपॉर्टेंट से नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपने डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉस, आपने डेरिवेशन निकालनी है कूलम लॉ की, किससे, गॉस लॉ से। बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग क्या करोगे, एक स्फीयर लोगे, बड़ा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही फर्क है, बस ध्यान से समझना आपने। ठीक है, इसमें आपने सेंटर में क्या कर लिया, एक O पॉइंट ले लिया, और चार्ज यहाँ पर कौन सा है, इस बार जो है वो Q1 चार्ज। ठीक है, और आपने ये माना कि इस पॉइंट पे जहाँ पर हमने कोई सरफेस वेक्टर बनाया है, यहाँ पर जो चार्ज है उसका नाम है Q2 के ले रहा हूँ, आपको समझ लग रही होगी कूलम लॉ के हिसाब से। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसा मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर जा रही है E, और एरिया वेक्टर भी यहाँ से बाहर। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग। अच्छा, तो थोड़ा सा कंसीडर लिखेंगे, कंसीडर एक पॉइंट चार्ज Q1 जो है O पॉइंट पे लोकेटेड है, और एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमारे पास है जिसका रेडियस जो है वो R है।
आर रेडियस है, समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर, ठीक है, ये हमने ले लिया। एक स्मॉल सरफेस ले लिया ds, ठीक है। आगे चलते हैं। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किसके बराबर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है और निकालनी भी है, तो आप गॉसेस लॉ से लोगे फ्रॉम गॉसेस लॉ। भी क्या कहा है गॉसेस लॉ ने? भी उसने सिंपल सी डेफिनेशन दी है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस जो है वो किसके बराबर होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हम ऐसा मानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कॉस ई डी एस कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरी बात? अब क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम ऐसी माने कि ये पहली वाली है तो चार्ज भी हमारे पास पहला वाला होगा, फिर यहाँ भी पहली वाली होगी तो ये भी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, आपने ध्यान से समझना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से समझना, पहली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज की वजह से इधर को जा रही है तो ये E1 है, तो इसके हिसाब से लगाओगे, फिर इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब चलेंगे दोबारा, तो E हमने यहाँ से क्या कर लिया, बाहर ले ली E1 एक्चुअली। ये क्या बच गया पीछे? पीछे आपके पास बच गया ds इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इम्प्लाइज E1 की वैल्यू याद कीजिए, कुछ नहीं, E1 इंटू सरफेस वही वाला 4 पाई इस बार आर स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए E1 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो E1 इक्वल टू Q1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली ला तो बन रहा है, लेकिन ये हुई बात अभी तक एक चार्ज की, सिंगल अंदर वाले की। देयरफॉर हम यहाँ से लिखेंगे, देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा बाय पॉइंट चार्ज Q2, बाय ए पॉइंट चार्ज Q2, जो Q2 पॉइंट में फोर्स लगेगी जो कि कहाँ पर है, लाइंग ऑन गॉसियन सरफेस इज, वो किसके बराबर होगी? दैट F इक्वल टू Q2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी 1 की होगी, बिकॉज F इक्वल टू QE, तो Q चार्ज जो है वो यहाँ पर Q2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले वाले से ही लग रही है, सारी की सारी जितनी भी लग रही है। अब क्या करना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दी, तो F इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Q1 Q2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अरे यही तो था कूलम लॉ हमारा, तो कूलम लॉ जो है आपने डिराइव कर लिया यहाँ पर मज़े से, विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है कि नहीं? तो ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।